हमारे जिस्म में जितनी भी खून की नालियां हैं, हार्ट और ब्रेन के अलावा, दिल और दिमाग के अलावा जितनी भी खून की नालियां हैं, उनकी ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी नहीं, उनकी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट या एंडोवेस्कुलर, जिसे बाज़ लोग लेज़र भी कहते हैं, ये जितना भी ट्रीटमेंट प्लान सारा कुछ, ये बेसिकली वेस्कुलर सर्जरी की डोमेन में आता है। वेस्कुलर सर्जन के पास अगर पेशेंट टाइम पे पहुंच जाए तो डेफिनेटली ये पाँव और ये हाथ और ये जिस्म के अज़ा कटने से बच सकते हैं। पेशेंट अगर टाइम पे वेस्कुलर सर्जन के पास पहुंच जाए तो उसका पाँव या उसका बाजू या कोई भी जिस्म का हिस्सा, इवन उंगलियां भी पाँव की, वो कटने से बच सकती हैं। जो स्मोकिंग करते हैं या जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं या जो मोटापे के मरीज़ होते हैं, उनमें भी बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम बिल्कुल एक यूनिक टॉपिक, एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए जिसमें हमने डिफरेंट सर्जरीज़ को डिस्कस किया, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्कुलर सर्जरी। ये क्या होती है, किन लोगों को इसकी ज़रूरत पेश आती है, और बहुत ये कभी सुनने में आया ही नहीं वर्ड। तो इसी हवाले से हमारे साथ वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर अदील मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी एक्सपर्टीज़, उनका तजुर्बा और इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होती है और कितने % जो है वो डॉक्टर्स पे काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर अदील से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जब वेस्कुलर सर्जरी बहुत मैंने तो शायद पहली बार सुना होगा, तो ये क्या चीज़ होती है? वेस्कुलर सर्जरी बेसिकली जो है ना, ये खून की नालियों की सर्जरी है। हमारे जिस्म में जितनी भी खून की नालियां हैं, हार्ट और ब्रेन के अलावा, दिल और दिमाग के अलावा जितनी भी खून की नालियां हैं, उनकी ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी नहीं, उनकी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट या एंडोवेस्कुलर, जिसे बाज़ लोग लेज़र भी कहते हैं, ये जितना भी ट्रीटमेंट प्लान सारा कुछ, ये बेसिकली वेस्कुलर सर्जरी की डोमेन में आता है। नहीं, लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि अगर कोई इस तरह का इशू होता है, तो अगर कोई लोअर बॉडी है तो पाँव काट दिया। अगर बात की जाए शुगर पेशेंट्स की, तो उन्हीं में ये नॉर्मली देखने में आता है कि पाँव कट गया, टांग कट गई। तो अगर इसकी ट्रीटमेंट है तो फिर इसको कट क्यों कर दिया जाता है पार्ट को? वो इसलिए क्योंकि पेशेंट वेस्कुलर सर्जन के पास पहुंचता ही नहीं। वेस्कुलर सर्जन के पास अगर पेशेंट टाइम पे पहुंच जाए तो डेफिनेटली ये पाँव और ये हाथ और ये जिस्म के अज़ा कटने से बच सकते हैं। तो वेस्कुलर सर्जन के पास जब तक पेशेंट नहीं आएगा, उससे पहले डिफरेंट सर्जन्स या फिजिशियंस या वो ट्रीटमेंट करते रहते हैं। इवन डर्मेटोलॉजिस्ट भी, स्किन स्पेशलिस्ट भी ट्रीटमेंट करते रहते हैं और पेशेंट हमारे पास नहीं पहुंचता। तो ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जिसकी डोमेन ही नहीं है और वो ये ट्रीटमेंट कर रहा है, तो ऐसे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? इसकी चेक एंड बैलेंस इंपॉर्टेंट ये है कि वेस्कुलर सर्जन्स पाकिस्तान में बहुत कम है। ये एक न्यू स्पेशलिटी है और बहुत कम लोग हैं जो वेस्कुलर सर्जन्स हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि वेस्कुलर सर्जन्स कौन है। इवन आप लाहौर में देखें तो इस वक्त मेरा ख्याल है कोई बहुत वेरी फ्यू डॉक्टर्स जो हैं वो वेस्कुलर सर्जन है, और बहुत से डॉक्टर्स को भी इल्म नहीं होता कि वेस्कुलर सर्जन कौन है, स्पेशली जो न्यू डॉक्टर्स बनते हैं। तो ये एक स्पेशलिटी रेयर है, लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से फिर पेशेंट जो है ना वो डिफरेंट अदर स्पेशलिटी के डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता रहता है, और फिर जब एंड पे ख़राब हो जाता है, प्रॉब्लम ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बात हाथ से आगे निकल जाती है, तो फिर जब वो पहुंचता भी है वेस्कुलर सर्जन के पास किसी तरीके से, तब तक उसका लिम्ब जो है, उसका जो पाँव है, वो फिर बचने के काबिल नहीं रहता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आपने क्वेश्चन रेज किया है कि पेशेंट अगर टाइम पे वेस्कुलर सर्जन के पास पहुंच जाए तो उसका पाँव या उसका बाजू या कोई भी जिस्म का हिस्सा, इवन उंगलियां भी पाँव की, वो कटने से बच सकती हैं। आपने ये क्यों चूज़ किया? क्या इसमें कुछ डिफरेंट था, कुछ स्कोप था? आपको कैसे ये हुआ कि अच्छा मैंने इसमें स्पेशलिटी करनी है? इसकी दो चीज़ें वजूहात हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली वजह तो डेफिनेटली ये एक है कि ये एक रेयर स्पेशलिटी है, बहुत कम लोग इसमें हैं। तो मेरा ये था कि मैं भी इसमें आऊँ और अपना जो है वो खिदमत और सर्विसेज इस नेशन के लिए सुना, रिसर्च की, क्या हुआ? नहीं, जाहिर है वो तो हमें तो पता है ना कि मैं बेसिकली जनरल सर्जन, क्योंकि ये स्पेशलिटी बेसिकली जनरल सर्जरी मुकम्मल करने के बाद, अपनी स्पेशलाइजेशन मुकम्मल करने के बाद फिर आप वेस्कुलर सर्जरी में एंटर हो सकते हैं उसकी स्पेशलिटी में। तो हमें तो जाहिर है वो पता ही था कि ये वेस्कुलर सर्जरी भी एक स्पेशलिटी होती है, और हम लोग पहले भी अपने पेशेंट्स जो थे हमारे नहीं करने वाले होते थे, वो हम वेस्कुलर सर्जन को रेफ़र करते थे।
तो मुझे तो उसका आइडिया था। तो एक तो ये था कि रेयर स्पेशलिटी है, मैं इसको ज्वाइन करना चाह रहा था, और दूसरी ये एक बहुत चैलेंजिंग स्पेशलिटी है कि कह लें कि आपको नहीं पता कि किस टाइम कोई पेशेंट आ जाए एमरजेंसी, और फिर सर्जरीज का भी पता नहीं होता, सम टाइम बहुत लंबी चली जाती हैं बहुत, और फिर उस चैलेंजिंग की वजह से समझ लें कि मैंने इसको चूज़ किया कि ये बहुत चैलेंजिंग भी स्पेशलिटी थी। इसकी स्टडीज़ वगैरह प्रॉपर पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है कि स्पेशलाइज हम इसमें हो सकते हैं? जी, अब तो डेवलप हो गया है, आज से कुछ अरसा पहले तक तो नहीं था, लेकिन पिछले 8-10 साल से अब इसकी स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान में हो रही है। FCPS वेस्कुलर सर्जरी अब पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो चुका है, और बहुत से लोग जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जितनी ज़रूरत है पाकिस्तान में उस हिसाब से बहुत कम है। तो ये सर्जरी किन लोगों को इसकी ज़रूरत पेश आती है? एक तो हमने शुगर का हमें पता चल गया, अदर देन और कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है? आमतौर पर जो स्मोकिंग करते हैं, या जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, या जो मोटापे के मरीज़ होते हैं, उनमें भी बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो जितने भी पेशेंट्स जिनकी खून की नालियों में प्रॉब्लम आती है, वेन्स में, बाज़ लोगों की टांगों में ज़ख़म बने होते हैं वेन्स की वजह से, बाज़ लोगों की खून की नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, कईयों में क्लॉट बन जाते हैं, तो उन सब को बेसिकली वेस्कुलर सर्जन की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसे लोग जो स्मोकिंग भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी वेन्स के साथ भी कोई मसला ना हो, तो ऐसा कोई है कोई दरमियानी रास्ता? नहीं, दरमियानी रास्ता तो कहीं भी कोई नहीं होता। मेरा ख्याल है ज़िंदगी में कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप कहें कि जी मैं ये भी कर लूँ और ये भी कर लूँ, तो आपको एक रास्ता चूज़ करना पड़ता है। तो या तो आप स्मोकिंग करेंगे या फिर आप अपनी खून की नालियों की हिफाजत। ओवर स्मार्ट होते हैं, कहते हैं अच्छा यार एक मेडिसिन भी साथ हम इंटेक करते हैं और कोई नहीं। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। जैसे पाकिस्तानियों का ये भी बहुत ईमान है कि जो रात कब्र में है ना वो कब्र में ही है, तो जो करना है करो। हाँ ऐसी भी है कुछ इसमें? जी डेफिनेटली, वो फिर चूंकि अवेयरनेस लोगों में कम है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनकी पेट की बड़ी जो खून की नाली एओर्टा जिसे कहते हैं, उसमें बड़े बड़े वो क्लॉट भी पड़े होते हैं, या वो फूली होती है बहुत ज़्यादा, इतनी ख़तरनाक हद तक फूली होती है कि वो किसी वक्त फट सकती है, और वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और जब हम उन्हें मना करते हैं वो स्मोकिंग नहीं छोड़ते। तो ऐसा भी है कि ब्लड प्रेशर और जो मोटापे में भी ये मसला जो है वो दरपेश आ सकता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कोई एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, कोई मेडिकेशन ही इनके लिए ज़रूरी होती है कि सर्जरी की तरफ जाने से बच जाया जाए? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, अपना जो है वो वज़न कंट्रोल में रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला डेवलप होता है, किसी भी मतलब टांग में दर्द होती है, या ज़ख़म बनते हैं, या कोई और प्रॉब्लम आती है, या हाथों में कोई, तो फ़ौरी तौर पे वेस्कुलर सर्जन से रब्ता करना चाहिए। ठीक है, बजाय इसके सिम्पटम्स आप दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दें कि किस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं जिससे ये खदशात होते हैं कि ये वेस्कुलर जो कॉमनली सबसे पहले आते हैं ना पेशेंट, जो आमतौर पर पेन होती है टांगों में, या जिस जगह भी खून की सप्लाई बंद होती है, सबसे पहले पेन होती है। तो पेन जो है ना वो बड़ा अलार्मिंग साइन है। एक पेशेंट स्मोकिंग भी कर रहा है और उसको पेन स्टार्ट हो गई है, स्पेशली वॉकिंग में, तो उसको फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए वेस्कुलर सर्जन से। या फिर दूसरी वेन्स होती हैं जो खून की नालियाँ दिल की तरफ खून लेके जाती हैं, उनमें बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आती है, तो उससे टांगों में ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है, टांगें फूल जाती हैं, उनमें क्लॉट बन जाते हैं, उनको भी फौरी तौर पे वेस्कुलर सर्जन से रब्ता करना चाहिए। और आम तौर पर यही दो बड़ी हैं, और जिनकी वजह से आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको फ़ौरन रब्ता करना चाहिए, और वेस्कुलर सर्जन से रब्ता करना चाहिए, बजाय इसके कि आप पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। बाज़ लोग ज़ख़म होता है ना, तो ज़ख़म को देख के पहले स्किन के पास चले जाते हैं कि जिस स्किन का प्रॉब्लम है, लेकिन बेसिकली वो वेन्स का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है वहाँ पे ये भी तो होता है कि अच्छा कोई पेशेंट आ गया तो उसको पहले अच्छी तरह हम उससे बटोर लें, बाद में जो है डायग्नोस करेंगे कि इसको रियल मसला क्या, तो हमारे एंड से भी तो चीज़ें गलत हैं। जी डेफिनेटली। अब हमारे सिस्टम ऐसे लोग भी हैं जो कि मिसट्रीट भी करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं पेशेंट्स कि जो डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हैं, लेकिन वो आगे उनको बताते नहीं हैं कि जी आप फलां जगह पे जाके चले गए। अब आई डोंट नो ये इग्नोरेंस है या वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, ये तो अल्लाह ही दिल के हाल तो अल्लाह ही जानता है। तो ये बीमारी बच्चों में भी पाई जाती है? जी बिल्कुल, बच्चों में भी हो सकती है। बच्चों में आमतौर पर कम होती है,
ये बीमारी बेसिकली जैसे दिल की खून की नालियाँ हैं ना, उनकी तरह ही एक किस्म की है। तो बच्चों में हो सकती है। बच्चों में आमतौर पर जो होती है ना, पैदाइशी नुक्स होते हैं खून की नालियों में, उनके साथ ही प्रॉब्लम पेश आती है। तो बच्चों में भी ये सिम्टम्स होते हैं? नहीं, बच्चों में डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। बच्चों में कोई कह लें कि गुच्छे बने होंगे खून की नालियों के जिस्म में नज़र आते हैं, या मतलब वो पैदाइशी नुक्स होते हैं आमतौर पर बच्चों में। उनके बच्चों में खून की नालियाँ बंद हो जाएं या उनमें क्लॉट बन जाए, बहुत कम ऐसा होता है। रेयर होता है, हो सकता है लेकिन रेयर होता है। तो टीवी टुडे की व्यूअर्स को आपको मैसेज कन्वे करना चाहें? मैं तो यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि यू शुड अडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल। अपनी स्मोकिंग और अपनी जान से और अपनी फैमिली से जो है ना वो प्यार करें और हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। और अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको आती है, आपको लगता है कि यार ये मेरी खून की नालियों से, या तो आपको वेस्कुलर सर्जन से रब्ता करना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी फैमिली फिजिशियन से या लोकल डॉक्टर से रब्ता करें और फिर लेट हम तक पहुँचें। क्या ये कोई बहुत कॉस्टली इसका ट्रीटमेंट है? कॉस्टली कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि वेस्कुलर सर्जन्स कम हैं और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई वेस्कुलर सर्जन इस वक्त करंटली नहीं काम कर रहे। तो जो भी 2-3 सेटअप हैं जो लाहौर में कर रहे हैं वो प्राइवेट ही हैं। तो एक तो प्राइवेट की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, और दूसरे नंबर पे इसमें जो गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो इस लिहाज से ये थोड़ी सी इसकी ट्रीटमेंट कॉस्टली होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम एंडोवेस्कुलर की तरफ जाते हैं जिसमें लेज़र होती है या इस तरह, या स्टेंट हमें डालना पड़ता है बाज़ औक़ात टांगों की नालियों में, खून की नालियों में, तो वो फिर डेफिनेटली कॉस्टली होते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं बनते, बाहर से आते हैं। तो कॉस्टली भी आप कह सकते हैं कि रीज़न है इसकी, ये भी एक रीज़न है। आपने अभी बताया कि एक लोगों को जल्दी जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए, तो राइट टाइम क्या है कि वो वेस्कुलर सर्जन से रब्ता कर लें? देखिए, जो खून की नालियाँ हैं, जब इनमें कभी बंदिश आती है, कोई ब्लॉक आता है, कोई क्लॉट आता है, तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है कि पेशेंट जो है ना उसकी टांग बचाई जा सकती है। आमतौर पर इसमें दिन नहीं कुछ घंटे होते हैं, ठीक है। तो आइडियली कह लें कि 5 से 6 घंटे अगर फौरी तौर पे उसको, और अगर पेशेंट टाइमली पहुंच जाए तो उसकी टांग को न सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि मुस्तकबिल में भी उसकी जो इस किस्म की प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट देके इससे बचाया जा सकता है। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर कभी भी किसी पेशेंट को कोई टांग में क्लॉट या कोई इस तरह का, शुगर के पेशेंट हैं जिनके क्लॉट नहीं लेकिन खून की नालियाँ वैसे तंग हो जाती हैं, तो उन पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी वेस्कुलर सर्जन के पास ही आके अपना चेकअप करवाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि उनके पाँव बचाए जा सकें। तो ये जो जितने भी हम देखते हैं ना, ये शुगर के जिसके पाँव कटे हुए हैं, ये पाँव बचाए जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये पाँव बचाए जा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि अगर वेस्कुलर सर्जन के पास पहले पहुँच जाए तो ये इनमें से 90% पाँव शायद ना कटें। मेडिकेशन ऐसी होगी कि हाँ, उनकी हम कोई ट्रीटमेंट कर दें, कोई लेज़र ट्रीटमेंट कर दें, कोई स्टेंट कर दें, कोई एंजियोप्लास्टी कर दें, या कोई फौरी तौर पर क्लॉट रिमूव कर दें, तो इनके पाँव बचाए जा सकते हैं। कोई आपका ऐसा यादगार कोई सर्जरी आपने की हो? क्योंकि लोग अगर अक्सर ऐसे होता है, अगर कोई बीमार है और उसको पता चल जाए कि अच्छा मेरा ये पार्ट जो है वो कट जाएगा, आधा तो वो वहीं पे मर जाता है। हाँ जी। तो आप कैसे उसको कैसे साइकोलॉजिकल कैसे उसे डील करते हैं और क्या किस तरह की आपकी ट्रीटमेंट होती है? देखें, जो पेशेंट आ जाता है हम उसको पहले जाके ना उसको चेक करते हैं प्रॉपरली कि भाई इसकी कोई चांस है, कोई इसका चांस है जिससे हम इसका पाँव बचा सकते हैं। लेकिन जब हमें लगता है ना कि बस अब तो ये लिम्ब बिल्कुल डेड हो चुका है, फिर हमारे पास उसके बचाने के लिए ऑप्शन कोई नहीं होती, क्योंकि डेड लिम्ब को अगर हम छोड़ दें साथ तो वो तो उसकी जान के लिए ख़तरा बन जाए, जस्ट लाइक पॉइजन। तो हमें खुद बड़ा दुख होता है जब हम किसी की टांग को रिमूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं होती। एक चीज़ तो ये। अच्छा, इसमें यादगार के हवाले से एक केस मुझे भी याद है, जो कि एक यंग बिल्कुल पेशेंट हमारे पास आया था और उसकी ऐसे ही खून की नाली बंद थी और आई थिंक उसके 2-3 दिन शायद गुजर चुके थे। जिस तरह मैंने बताया ना कुछ 6 घंटे का टाइम होता है, और तो सॉरी 2-3 दिन नहीं बल्कि उसके 15 to 20 डेज गुजर चुके थे। ठीक है। यंग फीमेल थी, वो प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी थी। ठीक है। और उसका एक सरकारी अस्पताल में प्रिंसिपल के अंडर
केयर ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक है, और वो 15-20 दिन से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और उसकी खून की नाली, मेजर खून की नाली जो पेट के अंदर होती है वो बंद थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी टांगें ब्लैक होना शुरू हो गई और 15-20 दिन के बाद वो पेशेंट हमारे पास आई थी। अब अंदाज़ा करें आप कि एक गायनेकोलॉजी की प्रोफेसर है और उसका ट्रीटमेंट भी प्रिंसिपल एक मेडिकल कॉलेज उसके अंडर हो रहा है और उसको प्रोफेसर्स देख रहे हैं और वो उसको कोई बीमारी बना रहा है, कोई उसको कोई बीमारी, लेकिन जो उसका मेन प्रॉब्लम था वो अनडायग्नोस्ड था। तो फिर जब हमारे पास आई, हमने डायग्नोसिस किया, फिर हमने उसकी सर्जरी की, उस जो क्लॉट था उसको रिमूव किया और अल्लाह का शुक्र है उसकी दोनों टांगें बच गई। अच्छा, माशाल्लाह सर। वैसे 2 केसेस तो मैंने भी देखे हैं। एक हमारे कोलीग ही थे और वो बहुत ज़्यादा यंग थे, क्लॉट था, पहले वो कहीं टांग में मूव करता रहा, पहले पाँव कट गया, फिर टांग कट गई, इवन जब उनकी डेथ हुई तो वो हार्ट तक पहुंच गया था और वो बहुत यंग थे। फिर एक मैंने केस देखा जिसमें नीज रिप्लेसमेंट थी और कहीं वेन वगैरह दब गई थी, उसकी वजह से उनके पाँव की उंगलियां काट दी गई थी क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट ही नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीज़ों से भी मसलों मसाइल से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, मैंने कहा है कि अगर टाइम पे वैस्कुलर सर्जन के पास आ जाएं तो 80 to 90% जो है मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये टांगे बचाई जा सकते हैं, जो अगर टाइमली अगर पेशेंट हमारे पास पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, यकीनन आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। एक यूनिक टॉपिक था वैस्कुलर सर्जरी क्या होती है और इसका अभी गवर्नमेंट लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो भी 2-3 में ही कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत कॉस्टली भी है। तो खुद ही आपको हेल्दी लाइफ जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं तो आजकल तो हर बच्चा भी जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।